अरे आपका बचा हुआ ना थोड़ा सा बार। हाँ भाई चलें देखें। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें कवर कर ली थी। मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी अगर आपके पास एक गिवन रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के लिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हम दो फॉर्म में लिखते हैं। एक तो होती है उसकी डिफरेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? मान लो ए के टर्म्स में रेट लिखनी है तो क्या बन जाएगी? -1/n1 इंटू डी ए अपॉन डी टी। यहां पर डी ए बाई डी टी का मतलब क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट को लिख सकते हैं। इसी तरह बताओ बी के टर्म्स में क्या बन जाएगी? -1/n2 इंटू डी अपॉन डी टी। अगर हम प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखे तो क्या बन जाएगी? +1/n3 इंटू डी सी अपॉन डी टी। आपने एक काम करना ना, शाम को आज क्लास होगी, उसमें शुरू से स्टार्ट होगा वापस, वो जरूर कर लेना आज। आपको एक दिन तो आना पड़ेगा आज। ऊपर रहते हो क्या आप? नहीं रहते हो ना? हाँ बस तो ठीक। शाम को 6 से 7:30 क्लास होगी, उसमें काइनेटिक्स वापस से स्टार्ट होगा, है ना? अभी तो समझ में आए जितना कर लेना। और +1/n4 इंटू डी ऑफ डी अपॉन डी टी सिखाया था मैंने आप लोगों को। या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ ए अपॉन n1, रेट ऑफ बी अपॉन n2, रेट ऑफ सी अपॉन n3 एंड रेट ऑफ डी अपॉन n4। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का डिफरेंशियल फॉर्म था। उसके अलावा कौन सा फॉर्म सिखाया था मैंने आपको? दूसरा रेट लॉ। अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखे तो बताओ रेट लॉ क्या बनेगा? क्या बनेगा? k इंटू ए टू द पावर x एंड b टू द पावर y। सीखा था हम लोगों ने। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, तो हम इन दोनों को ही क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। इसको अगर मैं इक्वेट करूंगा k इंटू ये क्या बन जाएगा? a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। सही है? तो ये मैंने आपको दोनों इक्वेट करना सिखाया था। और मैंने आपको सिखाया भी था अगर इस n1 को हम इधर भेज दें या n2 को या n3 को, तो रेट ऑफ a किसके इक्वल हो जाएगी? n1 इंटू k रिएक्शन। इसको k रिएक्शन नाम दे देते हैं, इसे हम इसका रेट कांस्टेंट बोलते हैं, है ना? ये बन जाएगा a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। तो ये जो टर्म बना इसको हम क्या नाम देते हैं? ka। क्या नाम देते हैं? तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए अगर आपको k लिखना है, बताओ उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। एक्चुअली जो RA है इसे हम -dA/dt लिख सकते हैं। हाँ जी, -dA/dt का मतलब क्या होता है? हाँ, इसको बेसिकली बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। क्या बोलेंगे? क्योंकि इस रिएक्शन में ए क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। और सिमिलरली इसको dC/dt को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम रिएक्टेंट के लिए यूज करते हैं और रेट ऑफ अपीयरेंस हम प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। चलिए, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन विजिबल होगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी विजिबल होना चाहिए। मुझे बता दो है या नहीं है, और है तो आंसर्स देना शुरू करें। एक सेकंड। कौन सा? सेकंड? फर्स्ट? चलिए, ये आपको रिएक्शन दी हुई है
N2H2 आपको आइडेंटिफाई करना है, तो देखो N2 कोफिशिएंट 1 है, तो अगर रेट लिखूंगा तो बनेगा माइनस ऑफ dN2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू dH2 अपॉन dt और +1/2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हो गया? फर्स्ट देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, ये चीज पे फोकस करो, बताओ ये क्या है? हाँ, ये रेट ऑफ रिएक्शन भी है, या फिर आप सिंपल टर्म्स में रेट ऑफ O2 बोल सकते हो। तो आपको O2 की रेट दी है और आपसे SO2 की रेट पूछी है, तो आप तो इन दोनों को रिलेट कर लो। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो SO2 के टर्म्स में तो बन जाएगी RSO2/2, और O2 के टर्म्स में लिखो तो वो क्या बन जाएगी? रेट ऑफ O2/1। बोलो बनेगी ना? रेट ऑफ O2 इतनी दी हुई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, SO2 की रेट बन जाएगी 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻। बोलो बनेगा क्या? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। सी आ रहा है थर्ड का, कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ लोगों का सी आ रहा है।
चलिए देखें आंसर। रिएक्शन दी हुई है आपको, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 दी हुई है इतनी, और H2 पूछी है। तो देखो मैं लिख सकता हूं RH2/3 विल बी इक्वल टू RNH3/2। सही है क्या? बताओ रेट ऑफ H2 कितनी हो जाएगी? 3/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ NH3, और रेट ऑफ NH3 कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। 7.5/2 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सही है। अगला प्रश्न, टाइमर लगाऊं? टाइमर इसमें नहीं होगा, अलग से लगाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा इसमें। ये रहा। अच्छा गुफरान से टाइमर लगाता है ना? बताओ कितनी है? चलो 1 मिनट का लगाते हैं, 1 मिनट का तो लगता है। ऑप्शन छुप गया है। ऑनलाइन वाला को टाइमर ही दिख रहा होगा, बहुत जरा ब्राइट हो रखा है। फर्स्ट, हाँ भाई, और कोई? फोर्थ का ए। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है। इसको तो हटाते हैं और यहां पर आते हैं। देखो आपको दिख रहा है ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 है ना? तो बताओ इसको K1 को मैं क्या बोल सकता हूं? KN2O5। यहां से अगर आप देखें तो आपको KN2O5 जो है वो K1 के बराबर है, और क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो यही K रिएक्शन के भी बराबर होगा। देखो ये क्या है? ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 है। जो K2 है ये बेसिकली KNO2 होगा। तो KNO2 एक्चुअली K2 है, और KNO2 वैसे कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ K रिएक्शन होगा। तो यहां से देखो हम K रिएक्शन की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? K2/2 लिख सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही ये रेट ऑफ O2 है, तो K3 जो है, K3 वो KO2 के बराबर होगा। अब क्योंकि O2 का कोफिशिएंट हाफ है तो ये हाफ इंटू K रिएक्शन होगा। तो यहां से देखो K रिएक्शन की वैल्यू 2K3 भी आ जाएगी। अब अगर ये सारी ही K रिएक्शन की वैल्यू है तो देखो यहां से K रिएक्शन K1 के बराबर है, यहां से K रिएक्शन K2/2 के बराबर है, और यहां पर K रिएक्शन 2K3 के बराबर है। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू 4K3। बोलो समझ में आ रहा है? कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन, चलिए 2 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट। फर्स्ट, चलिए तो यहां पर आप देखें आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 अकॉर्डिंग टू रिएक्शन दिस इज इतना। अब देखो रेट दिए kg/L/मिनट में, ठीक है? रेट ऑफ SO3 इज 1.6 इंटू 10⁻³ kg/L/मिनट में है, और आपको रेट ऑफ SO2 निकालनी है। तो अगर हम रिएक्शन को देखें तो रेट ऑफ SO2/2
विल बी इक्वल टू क्या बनेगी, रेट ऑफ SO3/2। पहली बात तो दोनों की रेट बराबर आने वाली है, सही है, लेकिन ये रेट दी गई है केजी में, और यहां पर जो हम रेट कंपेयर करते हैं वो किस में होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सही बात है। तो पहले आपको इस रेट को मोल से बदलना होगा। बताओ मास से मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं। SO3 का मोलर मास होता है 80। देखो आंसर भी किलोग्राम में देना है, तो किलोग्राम को जब आप मोलर मास से डिवाइड करोगे तो आपको किलो मोल्स मिल जाएंगे। सिंपल, उससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों की रेट बराबर आएगी किलो मोल्स में, 10⁻³ किलो मोल्स पर लीटर पर मिनट। लेकिन मुझे आंसर किस में देना है, किस में देना है, किलोग्राम में। तो देखो यही हो गया रेट ऑफ SO2, ठीक है, तो ये रेट ऑफ SO2 है, लेकिन ये तो मोल्स में है। बताओ मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू SO2 का मोलर मास है 64। तो देखो भैया 8 2 16, 64 2 32, और नीचे एक 10 और बचेगा, आंसर आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁴ केजी लीटर पर मिनट। है क्या कोई ऐसा आंसर? में तो 10⁻³ दिया हुआ है, हमारा तो -4 आ रहा है भाई। अच्छा 64 है ना, हाँ 64 2 128, सॉरी गलती कर दिया। 64 इंटू 0.2 कितना आता है, 128, 12.8, तो आंसर आएगा 12.8 इंटू 10⁻³ पावर का लूचा है, पावर 1.28 तो 10⁻² आना चाहिए ना। मैं कहीं गलती कर रहा हूं, हाँ सही सही सही, सॉरी मैंने गलती कर दी। देखिए गलती कहां करी है मैंने, ये 80 है ना, देखो 0.2 64 इंटू 0.2 12.8 डिवाइड बाई एक 10 और बचा हुआ है, तो आंसर आएगा 1.28 इंटू 10⁻³। ऐसा कोई ऑप्शन है? तो करेक्ट आंसर ए नहीं भैया, तुम फिर से फंस चुके हो। करवाया था ना लास्ट क्लास क्वेश्चन ग्राम वाला, फिर से वही चिपका दिया, ग्राम ग्राम किलोग्राम। जो रेट बराबर आई वो मोल में आएगी, जबकि ये रेट किस में थी, किलोग्राम में। तो जब भी रेट ग्राम किलोग्राम में देगा, पहले आप उसको किस में बदलोगे, मोल्स में। फिर मोल्स वाली रेट बराबर हो गई, तो यही रेट SO2 की है, लेकिन ये मोल्स में है। अब SO2 की रेट ग्राम में निकालनी है, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, मोलर मास। तो ये गलती आपने फिर की है, ये गलती आप आगे भी करोगे। हमेशा ध्यान रखना, हम जो रेट्स बराबर करते हैं वो किस में होती है, मोल्स में। अगर मास ग्राम में दिया हुआ है तो पहले उसको मोल्स में बदलो, मोल्स में रेट बराबर करोगे, फिर वापस से किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम। ठीक है ना, आप यहां गलती कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले कर लिया क्या? चलो, for a general chemical change 2A plus 3B gives product, rate of disappearance of A is R1 and of B is R2, R1 and R2। तो पता है R1/2 will be equal to R2/3, 3R1 is equal to 2। लल्लू सा क्वेश्चन। हाँ भाई 7th क्वेश्चन, सी। चलिए देखें, एक आपके पास कोई गैसियस रिएक्शन है, उसके लिए रेट दी हुई K इंटू A और B। अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम को, इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 कर दिया गया है। देखो अगर आप इस रेट लॉ पे फोकस करो, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A को मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम, और B को लिख सकता हूं मोल्स ऑफ B अपॉन वॉल्यूम। तो आप यहां से देख सकते हैं रेट और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्स है। यहां देखो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वॉल्यूम का स्क्वायर।
अगर मैं बाकी सबको फिक्स कर लूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। आप लोग प्रोपोर्शनलिटी में थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए इसको सीखने की कोशिश करें। अब आपने कहा है कि वॉल्यूम 1/4 हो गया है, यानी v की जगह वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v/4 और उसका स्क्वायर। बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो देखो 16 का टर्म ऊपर आएगा, आएगा ना। तो वॉल्यूम को 1/4 करने पर रेट कितने टाइम बढ़ चुकी होगी? 16 टाइम्स बढ़ चुकी। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जबकि आपने क्या बोला था? सी। सी बोला था, डी बोला था नीरज? सी दिया था, डी दिया था आंसर? बोल ही नहीं रहे, बताओ। सी दिया ही नहीं। ये समझ में आया क्या? आना तो बोल दो यार। हाँ वो तो मोल, आप जो दो रेट कर बराबर कर रहे हो वो मोल्स में बराबर होती है ना, क्योंकि मोलर मास तो अलग अलग है। आप समझो। तुम कहां जा रहे हो भाई? अगर रिएक्शन मान लो N2 + 3H2 है, अगर बोल रहा हूं रेट ऑफ N2/1 और रेट ऑफ H2/3 है, तो ये मोल्स में बराबर है। हो सकता है दोनों के मोल्स बराबर हो, मान लो इसके भी n मोल्स हैं, इसके भी n मोल्स हैं। इसके n मोल्स का मास होगा 28n, मोल्स इनटू मोलर मास, और इसके n मोल्स का मास होगा 2n। मास में बराबर कहां आ रहे हैं? मैं जब बता रहा हूं तो इधर उधर देख रहे हो भाई। जब आप, हमने क्या कहा मोल्स में बराबर हैं, आप मास में बराबर कर रहे हो, मास तो बराबर आ ही नहीं रहा ना। इसके n मोल्स का मास कितना आएगा? 28n, और इसके n मोल्स का मास कितना आएगा? 2n। कहां आया बराबर? नहीं आया ना। इसलिए कभी भी मास से मास में बराबर नहीं कर सकते। बराबर तब कर सकते थे मास मास जब दोनों तरफ स्पीसीज सेम होती, इधर भी नाइट्रोजन इधर भी नाइट्रोजन, तब कर सकते। कर लोगे? देखें और है क्या क्वेश्चन? अरे और है, अभी तो 2 क्वेश्चन और है, आसान आसान से। नहीं बताया? देखो नोट्स। आयुषी, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ हमेशा डिक्रीज ही होती है, उसका कारण अभी आप पढ़ लोगे आगे चल के। डी ऑर्डर बताया तो है यार। क्या ये इसका रेट लॉ है? ये x, ये y, ये z, मैंने सिखाया था आपको। x + y + z इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर। जोड़ लो 13/12 है। अरे पागल, डरा दिया भाई, चौंके घंटी कौन हो जा रहा है भाई? सेम चीज यहां है, आपको इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। तो ये 1 और ये आधा, 3/2, ये रहा। देखो 3/2 को बचपन में सीखा, ऐसे लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा बोलते हैं ना, मिक्स्ड। आयुषी बताया तो है, सबूत भी है मेरे पास पीडीएफ में। बताया था ना ऑर्डर लिखना, रेट लो लिखना सिखाया था, नहीं सिखाया? देखो देखो जरा, देखो कहां सिखाया था रेट लॉ। देखो एक्स के बारे में क्या लिखा है, इधर लेफ्ट में देखो, लेफ्ट राइट में, हाँ थोड़ा और इधर, हाँ यहाँ देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? x is order with respect to a, y is order with respect to b, x plus y is equals to overall order। फिर बोला था कि इसके बारे में और बाद में बताऊंगा, इतना तो बताया हुआ है। ठीक है आयुषी, याद आ गया?
चलिए बहुत ही बढ़िया। ब्राइटनेस को और डल करना पड़ेगा, ज्यादा ब्राइट हो गया तो फिर वो और दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं और थोड़ा उसका डार्क करूंगा। खैर चलिए हम लोग यहां से बढ़ रहे हैं आगे, और अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हाँ मैं कर दूंगा ठीक उसको नेक्स्ट टाइम से, आप चिंता मत करो। देखिए आपके पास दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस, होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस को आप सिंपल रिएक्शंस भी बोलते हो, तो एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शंस। तो ये क्या होती हैं? ये वो रिएक्शंस हैं which occur in a single step। कौन सा स्टेप? सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कोई भी रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। सीधी सी बात है, जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगी वो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी। जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेक्स्ट आपके पास होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? ये वो रिएक्शंस हैं which are completed in more than one step। ठीक है, लिख लिया? हो गया? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप समझे चीजों को, क्या है ये? जैसे आप लिखो रिएक्शन ये N2 + 3H2 gives 2NH3। बताओ ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स? एलिमेंट्री। देखो तो ये रिएक्शन है 2NO + Br2 gives 2NOBr। बताओ ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स? कैसे पता? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता एक स्टेप में हो रही है? ऐसे दुनिया की सारी रिएक्शन एक स्टेप में ही होगी। रिएक्शन तो एक ही बार में लिखते हैं अपन। आपको कैसे पता चल रहा है एक स्टेप में हो रही है, एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है? नहीं मालूम, नहीं बता सकते। तो पहला पॉइंट, आप एक रिएक्शन की शक्ल देखकर ये नहीं बता सकते कि वो एलिमेंट्री है या फिर कॉम्प्लेक्स। जब तक वो आपको नहीं बताएगा तब तक आप रिएक्शन को क्या मानकर चलोगे? कॉम्प्लेक्स। सिंपल तो सिंपल है नहीं जीवन में कुछ, है ना? सब कुछ क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो अगर उसने नहीं बताया है तो हम रिएक्शन को क्या मानकर चलेंगे? कॉम्प्लेक्स मानकर चलेंगे। तो बताओ अभी ये रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं पता, तो कॉम्प्लेक्स है। ये रिएक्शन भी क्या है? कुछ नहीं पता, क्या है? कॉम्प्लेक्स। ओके, एक और चीज मैं आपको बता दूं, we can directly write the rate law from stoichiometry for an elementary reaction। हिंदी में बोलूं, आप एक एलिमेंट्री रिएक्शन की शक्ल देखकर उसका रेट लॉ लिख सकते हो। क्या कर सकते हो?
अगर आपको किसी ने बता दिया कि भाई साहब ये रिएक्शन ना एलिमेंट्री है, तो फिर आप डायरेक्टली उसकी शक्ल देखकर उसका रेट लॉ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूं कि मान लो ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, देखो है या नहीं मुझे भी नहीं पता, हम तो अज्यूम कर रहे हैं। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, इस रिएक्शन के लिए हम डायरेक्टली रेट लॉ लिख सकते हैं। रेट इज इक्वल्स टू के इंटू, बताओ क्या बनेगा, N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3। याद है हमने इनको लास्ट क्लास x और y लिखा था। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये कोएफिशिएंट और ये नंबर बराबर हो जाते हैं। बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, तो 1 + 3 इज इक्वल्स टू। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये पता है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो आप उसकी शक्ल देखकर उसका रेट लॉ लिख सकते हो, और अगर आप उसका रेट लॉ लिख सकते हो तो आप उसका ऑर्डर भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए फिर आते हैं इधर। मान लो ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो बताओ इसका रेट लॉ क्या बनेगा। तो इसका रेट लॉ बनेगा K इंटू NO की पावर सम x एंड Br2 की पावर सम। ये x और y हम एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हैं। किससे पता कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट से। तो कैसे पता करेंगे वो हम देखेंगे, बट हाल फिलहाल अगर आपके पास एक रिएक्शन एलिमेंट्री है तो आप उसकी शक्ल देखकर उसका रेट लॉ लिख सकते हो। रेट लॉ लिख सकते हो तो ऑर्डर लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स है तो हम उसकी शक्ल देखकर उसका रेट लॉ नहीं लिख सकते, तो हम उसका ऑर्डर भी नहीं निकाल सकते। आगे बढ़ो। लिख लिया सब लोगों ने? हो गया? चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर देखें, जैसे आपके पास ये रिएक्शन थी 2NO + Br2 गिव्स 2NOBr। तो ये भाई साहब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम एक मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म आपको याद नहीं रखनी, ये आपको दी जाएगी, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म में 2 स्टेप है। मान लो स्टेप 1 जो है वो क्या है कि पहले NO Br2 के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके बनाएगा NOBr2, और लेट से ये एक फास्ट स्टेप है, फास्ट इक्विलिब्रियम है, ऐसा मान लो, ठीक है। फिर स्टेप 2, या अभी के लिए इसको ऐसे लिख लो, छोड़ो आप, ठीक है, एक फास्ट स्टेप है। फिर स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या बना, जो NOBr2 बना वो NO के एक और मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके बनाता है 2NOBr। और मान लो ये स्टेप आपका स्लो स्टेप है, एक फास्ट है, उससे थोड़ा कम फास्ट है, तो वो स्लो हो गया। तो इन दोनों में से बताओ स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? स्लोवेस्ट, ये तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसे हम बोलते हैं RDS। RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी तो 2 ही है, अगर 3 स्टेप होते तो उन 3 में से भी जो सबसे ज्यादा स्लो होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? RDS बोलते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए। अब देखो, इसका मतलब ये एक रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रही है? 2 स्टेप्स में। बताओ क्या ये रिएक्शन और स्टेप्स में हो रही है क्या? समझो ना, क्या बोल रहे हो आप? ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रही है, तो ये तो एक ही स्टेप में हुई ना अब, और ये भी एक अलग से एक स्टेप हो गया।
अगर ये एक स्टेप में है तो बताओ ये कैसी रिएक्शन है? एलिमेंट्री। और ये भी कैसी है? एलिमेंट्री। इसका मतलब दैट इज ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। सही ना? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप किसको दिखाता है? एक एलिमेंट्री रिएक्शन को दिखाता है। सोचने की जरूरत नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप एलिमेंट्री होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? फिर देखो, फिर हम मिलते हैं इंटरमीडिएट से। किससे मिलेंगे? बताओ इंटरमीडिएट क्या होते हैं? बिल्कुल, स्पीसीज which are formed during the reaction and get consumed during the reaction. इंटरमीडिएट क्या होती हैं? वो स्पीसीज होती हैं जो रिएक्शन के दौरान बने और रिएक्शन के दौरान ही क्या हो जाए? खत्म हो जाए। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। क्या आप इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट को पहचान सकते हो? क्या यहां कोई इंटरमीडिएट है? बीआर तो है ही नहीं। बीआर कहां है? BR2 है यहां तो। ये देखो, ये रिएक्शन के दौरान बना और रिएक्शन के दौरान ही क्या हो गया? खत्म हो गया। तो जो रिएक्शन के दौरान बने और रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। या फिर अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करो, देखो जैसे ही दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NOBr। जितने भी स्टेप्स हैं उनको ऐड करने पर जो जो कैंसिल हो रहा हो वो भी क्या होता है? इंटरमीडिएट। तो आपको इंटरमीडिएट पहचानना आना चाहिए। अभी आराम से देख लो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। वो इसी तरह की होती है। SN1 इज यूनिमोलिकुलर, SN2 इज बाई मॉलिकुलर। अभी आएगा वो भी, उसका मतलब क्या बताऊंगा। ये लिख लिया आप लोगों ने? डन, चले आगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। फिर देखें, आप सीखते हो अगला टर्म जिसे हम जानते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की। इनकी डेफिनेशंस में आप लोग बहुत फंसते हैं, इसलिए ध्यान से सुने। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? पहली बात तो ध्यान रखना, मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड
only for an elementary reaction. There is no matlab, that is no meaning of molecularity for a complex. एक बार आप लिखो, मैं इसका फ्रेम ठीक कर दूं. अब ध्यान रखना, अगर हम मॉलिक्युलरिटी की बात कर रहे हैं तो बात हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है, अब मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? तो बहुत सिंपल है, सिंपली द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज. कुछ लोग सोचते हैं मॉलिक्युलरिटी का मतलब मॉलिक्यूल से है. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मॉलिक्युलरिटी जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है दैट कोलाइड टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म. ये उस वाले ऑर्डर से मिक्स मत करना है, काम करो हटाओ उसको. तो कोलाइड टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म. तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आप तो सिंपली मान लो जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं वही उसकी क्या होती है? मॉलिक्युलरिटी होती है. जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव C, और पूछा बताओ इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या? तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड. क्या बोलोगे? अभी तो पता ही नहीं है ना कि एलिमेंट्री है या फिर कॉम्प्लेक्स है. कुछ नहीं पता तो हम तो क्या मानकर चलेंगे? कॉम्प्लेक्स. लेकिन अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि यार ये रिएक्शन ना एलिमेंट्री है, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, बताओ यहां कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं? 2. बताओ इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? जिस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 होती है उसे हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर. क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर. ऐसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड हीट होकर ये बना रहा है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, और मैंने आपसे बोल दिया कि ये रिएक्शन भी एलिमेंट्री है. तो बताओ इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? 1. जिसकी मॉलिक्युलरिटी 1 उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर. तो जो आपने SN1 SN2 नाम सुना है, SN1 इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. वो 1 उसकी मॉलिक्युलरिटी को दिखाता है. जो उसका जो RDS होता है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए वहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है. SN2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. वहां पर जो RDS होता है उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, वहां ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं, वहां ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है. SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, तो वहां एक सिंगल मॉलिक्यूल पर रेट डिपेंड करती है, यहां 2 करती है. तो SN1 इसीलिए है कि एक ही मॉलिक्यूल के थ्रू रिएक्शन हो रही है, कार्बोकैटायन ही ड्राइव कर रहा है रिएक्शन को. हाँ, SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इज द RDS, और SN2 में फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज द RDS. तो RDS में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो. ठीक है, ये तो ये बात मॉलिक्युलरिटी क्या होती है लिख लिया. आगे बढ़ू. चलिए,
फिर देखें मॉलिक्युलरिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बात, मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। देखो मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, है ना, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। अब आप बोलोगे कैसे बात कर रहे हो? जैसे मान लो मैं रिएक्शन लिखूं H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, हम तो लिखते हैं रिएक्शन, और मान लो रिएक्शन एलिमेंट्री भी है, तो देखो बताओ इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 1.5, 1 प्लस आधा। तो भाई साहब ये लिखना गलत है, ये आपने गलत लिखा है। इसको लिखने का मतलब ये है कि 1 मोल H2 के लिए आधा मोल O2 चाहिए, ये सही है। अगर आप बोलो 1 मॉलिक्यूल H2 आधे मॉलिक्यूल O2 से रिएक्ट कर रही है, तो आप बहुत बड़े वाले हो। क्या वो तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये लिखना गलत है, आधे मॉलिक्यूल का कोई मतलब नहीं होता। तो कुछ लोग बोले क्या बात कर रहे हो, आधा मॉलिक्यूल O2 मतलब 1 O होता है ना, होता है नहीं होता? चलते बताओ मुझे, आधे मॉलिक्यूल O2 का मतलब क्या मैं 1 O बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? आज तक तो बोलता आया हूं। हाँ भाई, डिफाई करो, ये गलत है या सही? आप इतना तेज बोलोगे शब्द वहीं गिर रहे हैं आपके, यहां तक भी नहीं पहुंचे। थोड़ा पावर बढ़ाओ शब्दों की, यहां तक तो पहुंचाओ। क्यों गलत है आयुषी? भाई इट इज रॉन्ग, भाई भाई भाई। तो ये जो तो बोलते हो आप, हाँ नहीं, आधा मॉलिक्यूल O2 का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मॉलिक्यूल कभी आधा, 1/4, ये तो ये है कि अगर आप एक O2 मॉलिक्यूल को बॉन्ड को तोड़ो तो आपको उससे कितने O मिल जाएंगे? 2 मिलते हैं। तो आधा मोल तोड़ोगे तो उससे 1 मोल मिल सकता है। ये गलत होता है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। मान लो अगर आधे मॉल, आप खुद सोचो ना, आधा मॉलिक्यूल O2, तो आप बोलोगे ये लो ये आधा है। अच्छा तो फिर बताओ आधा मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या हुआ? ऐसा ऐसा बीच में से काट दो, है ऐसा O डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं होगा ना। ये आधा मॉलिक्यूल CO2 थोड़ी है। आधा मॉलिक्यूल, 1/4 मॉलिक्यूल, 1/5 मॉलिक्यूल का कोई मतलब नहीं हो सकता है। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब लिखना गलत है। A molecule cannot be fractional। तो आपको अगर इसकी मॉलिक्युलरिटी बतानी है तो इसको सही लिखो। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? जीते रहो। 2H2 प्लस O2 गिव्स, इसकी मॉलिक्युलरिटी हम कितने लिख सकते हैं? 3। आपको फिर बता दूं, अगर आपको रिएक्शन ये दी हुई है और मॉलिक्युलरिटी पूछी है तो आप खुद से कुछ कन्वर्ट नहीं करोगे, खुद से कुछ नहीं करना, बस यहां क्या लिख दोगे? नॉट डिफाइंड। समझ पा रहे हैं? मॉलिक्युलरिटी 3 कब बोलेंगे? जब ये रिएक्शन दी है और साथ में रिएक्शन कैसी दी है? एलिमेंट्री। इसलिए लिखो ही मत, पता पड़ा खुद से करके आ गया। समझ में आया? तो ध्यान रखना, मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, क्योंकि फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल का कोई मतलब नहीं होता है। ओके।
फिर देखें रिएक्शंस विद मॉलिक्यूलैरिटी greater than 3 are rarely observed. So we can say that generally molecularity of reaction is less than equal to. अभी क्यों नहीं हो सकता है मैं आपको आगे सिखाऊंगा जब हम यहाँ पे इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। बट हाल फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 3 से ज्यादा नहीं होगी, हमेशा 3 से कम ही होती है। तो एक कारण होता है एज, ये समझाऊंगा बाद में, लिख के छोड़ दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ more than 3 molecules to collide to form product is very less. तो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये तो ही बात मॉलिक्यूलैरिटी की। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर की। अच्छा, एक चीज और लिख देना पीछे यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, एक पॉइंट और लिख देना कि मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट और थियोरेटिकल क्वांटिटी। भाई देखो, अगर आपको पता है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, आप उसकी शक्ल देखकर उसकी मॉलिक्यूलैरिटी बता दोगे, लेकिन रिएक्शन अगर एलिमेंट्री नहीं है तो फिर आप उसकी मॉलिक्यूलैरिटी बता ही नहीं सकते। तो मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। सही है? फिर लिखें ऑर्डर। तो ऑर्डर के बारे में अगर बात करूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं ऑर्डर क्या है। ऑर्डर इज सिंपली द सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल द concentration terms involved in the rate law। किसी भी रिएक्शन के लिए जब आप एक रेट लॉ लिख रहे हो, उसमें जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी पावर का आप सम कर दो, तो वो आपको उस रिएक्शन का क्या देता है? ऑर्डर। कैसे? देखो कुछ इस तरह से, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स N3C। अगर मैं इस रिएक्शन के रेट लॉ लिखूं, बताओ रेट लॉ क्या बनेगा? K इंटू A की पावर सम X एंड B की पावर सम Y। ये N1 और N2 कब होता? जब ये एलिमेंट्री होती। अभी कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानकर चलेंगे? कॉम्प्लेक्स। बताओ यहां पर x क्या होता है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। बताओ y क्या होगा? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। और बताओ x प्लस y क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ, यहां पर a क्या है? कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी ऑफ a, और स्क्वायर ब्रैकेट b क्या है? कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी ऑफ b। सही है? अब देखो ऑर्डर की बात चली है तो ऑर्डर का सिग्निफिकेंस भी यहीं पे देख लेते हैं।
सिग्निफिकेंस यानी मतलब, क्या भाई ऑर्डर कर रहे हो, मतलब क्या है इसका? देखो ऑर्डर क्या बताता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 2 है और बी की पावर 1 है, ऐसा लिखती है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुने सभी लोग एक बार के लिए, लिखना बंद करके। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मैंने ए को डबल कर दिया। कितना कर दिया बताओ? ए को डबल किया तो 2 का टर्म आएगा, लेकिन ए की पावर कितनी है? वो पावर ही ऑर्डर है। बताओ अगर आपने इसको 2 किया तो 2 टू पावर 2 इज 4। बताओ बाहर कितने का टर्म आएगा? 4 का आएगा, नहीं आएगा? तो कहने का मतलब बाहर बाहर की तरफ 4 का टर्म क्यों आया? क्योंकि पावर कितनी थी? 2। तो जो पावर 3 होती तो 2 की पावर 3 8 का टर्म बाहर आता। दैट मीन्स अगर मैंने इस रिएक्शन में ए को डबल कर दिया तो रिएक्शन की रेट 4 गुना हो जाएगी। अगर मैंने ए को ट्रिपल कर दिया तो रेट 9 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैंने इसको 4 गुना कर दिया तो रेट 16 गुना हो जाएगी, 4 स्क्वायर होगा ना? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 2। तो किसी भी रिएक्शन का या किसी भी रिएक्टेंट का ऑर्डर आपको ये बताता है कि अगर आपने उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बदला, कितना भी बदला, तो रेट कितनी बदलेगी। अगर मैं इसको 3 गुना कर दूं तो रेट 9 गुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 2। अगर मैं इसको 3 गुना और इसको 2 गुना करूं तो देखो 3 की पावर 2 9 का टर्म बाहर आएगा, 2 की पावर 1 2 का टर्म बाहर आएगा, रेट 18 गुना हो चुकी होगी। कितनी हो चुकी होगी? 18 टाइम्स। तो बहुत सिंपल है, आपने इसको इंटू 2 टाइम्स किया और मान लो इसको भी 2 टाइम्स किया, बताओ रेट कितने टाइम्स बढ़ चुकी होगी? 8 टाइम्स। 2 की पावर 2 4 4 2 जा 8 8। बोलो समझ में आ रहा है? ऑर्डर का और कोई मतलब नहीं, सिंपल सा ही मतलब है। ऑर्डर क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन टेल्स दैट हाउ मच the rate of reaction will change on changing concentration of reactant of a particular reactant, लिख लो rather, of a particular reactant। किसी भी एक रिएक्टेंट को की कंसंट्रेशन को बदलने पर उसकी रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज कौन बताएगा? ऑर्डर। अगर ऑर्डर 1 है तो 2 गुना करने पर 2 गुना हो जाएगा, अगर ऑर्डर 2 है तो 2 गुना करने पर 4 गुना हो जाएगा, अगर ऑर्डर 3 है तो 2 गुना करने पर रेट कितने टाइम हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। यही ऑर्डर का मतलब होता है। क्या? ए की पावर अगर 3 हो और बी की पावर 2 हो, और कितने गुना करना चाहते हो? ए को बदलने का बी पे क्या फर्क पड़ेगा? ए अलग है और बी अलग है। किसी एक को भी बदल सकते हो, दोनों को बदल सकते हो। लिख लिए? डन। चलो अब जैसे मॉलिक्युलरिटी की कुछ प्रॉपर्टी होती है वैसे ऑर्डर की भी होती है, तो आप लिखना शुरू करें। फर्स्ट ठीक है, ऑर्डर इज
experimentally determined. As rate law can only be written एक्सपेरिमेंट। तो किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही लिख सकते हैं, इसलिए ऑर्डर भी आप सिर्फ कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 0 और फ्रैक्शनल, बट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो सकता है, यानी इसकी पावर 0 होगी। फ्रैक्शनल हो सकता है, पावर हाफ, 1/3, 1/4। अभी आपने क्वेश्चन भी किया थोड़ी देर पहले, पावर देखो आप 1/3 थी, 1/4 थी, हो सकता है। इनफाइनाइट नहीं होता, कोई ना कोई एक नंबर तो होगा ही होगा। वो भी ऑर्डर भी जनरली 3 से ज्यादा ऑर्डर रिएक्शन कम दिखाई देती है, बट ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर देखें, नेगेटिव हो सकता है, नहीं। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट, पर्टिकुलर रिएक्टेंट may be negative, but overall order cannot be negative। तो किसी एक गिवन रिएक्शन के लिए अगर आप देखें, जैसे मान लो मैंने रेट लॉ लिखा कि यार एक रिएक्शन थी, उसके लिए रेट लॉ है k इंटू ए की पावर -1। अभी -1 होने का मतलब क्या है? मतलब ये है अभी जब आप ए को डबल कर रहे थे तो रेट डबल ट्रिपल हो रही थी, लेकिन अब अगर आप ए को डबल कर दोगे तो रेट आधी हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन चल रहा है, बस ये मतलब है। लेकिन अगर ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर -1 है तो ये पक्का है कि बी का ऑर्डर या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर मैं इसका ओवरऑल ऑर्डर निकालूं तो 1 आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता, 0 आ जाएगा। ये -1 ये +1 हो सकता है, ये -1 ये -2 नहीं हो सकता। ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, for a complex reaction overall order is defined, which is calculated by RDS method। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेथड। वो मेथड मैं आपको नेक्स्ट क्लास सिखाऊंगा, आज तो अपन यहीं तक कवर करेंगे, तो थोड़ा सा काम है इसलिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। आपको शीट मिल गई काइनेटिक्स वाली, मॉड्यूल मिला हुआ है? ठीक है, ऑनलाइन वालों को नहीं मिला हुआ ना, दिखाओ एक बार मेरे को, मैं अपलोड करवा दूंगा। अभी है किसी के पास? देना। आप भी ले लेना मॉड्यूल, सेम है क्या देख लेना फिर भी। हाँ भाई, आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 to 21, 1 से लेकर 21। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 21, 1 से लेकर 21 तक। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, आप इसे करें। नेक्स्ट क्लास अपन यहां से आगे बढ़े। ठीक है, चलो थैंक यू। ऑनलाइन वालों को मैं अपलोड करवा दूंगा, होमवर्क जरूर करके लेना। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 21।
है ना, 1 से लेकर 21 तक है, पता पड़ा 1, 2 और 21 करके आ गए 3 क्वेश्चन। सर आपने तो 1 to 21 दिया था, मैंने 1, 2 और 21 कर लिया। इसको बंद कर देना। वो उसको एक और खोलो, लाल डॉट लगा हुआ ना, रेड डॉट खोलो, रेड डॉट लगा हुआ ना। अरे वो उसके गूगल के पास में रेड डॉट लगा ना, ब्लैक, हाँ हाँ, ये वहाँ जाओ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।